हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो सब लोग? चलिए, सो आज हम पढ़ने वाले हैं या आज जिस टॉपिक का नाम है वो है चैप्टर नंबर 20। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ। सो दिस इज द चैप्टर नेम जिसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, जानना है। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है या ये चैप्टर आपके लिए इजी क्यों होने वाला है बताऊं मैं क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस सब के बारे में देखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसको बोलते हैं, क्या चीज़ें उसमें मेंशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा है या आप नहीं जानते हो या आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो या फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हो तो डरो मत, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना बेसिक से पढ़ेंगे, इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि हम एक एक चीज़ों को समझा के पढ़ते हैं और उस चीज़ों को एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। अगर आने वाली भी है ना तो विश्वास रखिए मेरे पे, मैं इजी तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है? ये सारी बातें रखते हैं हम साइड में, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो एक जोश एक्साइटमेंट के साथ आ जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे साथ। तो चैप्टर का नेम है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ, ओके? है चैप्टर नंबर 20, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें। फर्स्ट, द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल्स मतलब आप नाम से सुनिए, हम एनिमल, व्हाट इज मीन? हम एनिमल हैं? नो, वी आर नॉट एनिमल्स, बट वी लिव इन अ सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी कॉल अ सोशल एनिमल, ठीक है? हम अपने सोशल सर्कल के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल अकेले रह रहे हो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर बोर्न टू लिव इन अ सोसाइटी, दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। अगली बार कोई ऐसे बोले तो आप अफेंड मत हो जाना। दैट इज क्लोज टू लिव इन अ सोसाइटी गवर्न बाय सेल्फ और वेल डिफाइंड रूल, ठीक है? हमारे सोसाइटी में हर चीज का एक वेल डिफाइंड रूल रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं कि इन रूल रेगुलेशंस को देखते हुए आपने यह चीजों को फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से रह पाए, ठीक है? हर चीज का डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप एक सोसाइटी में देखिए, जब तक रूल रेगुलेशन नहीं होंगे ना तो मैनेज करना चीजों को इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल एज अ, तो इतने लोगों को मैनेज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। So, these rules state that the right and the duties of a man towards the fellow citizen, society and nation. इसमें क्या चीजें मेंशन की गई है कि आप लोगों को अपने रूल्स, सोसाइटी का, नेशन का, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस। रूल्स बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्रीज के लिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? नहीं तो हर दिन वायलेंस, हर दिन डिस्प्यूट्स, हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट होगा अगर वहाँ पे अच्छे रूल्स रेगुलेशंस नहीं हुए तो, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? अब किसी को ये वर्ड लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें ना हर चीज़ की चीज़ें लिखी हुई है एक तरीके से कि हाँ, अगर हमारी कंट्री को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या किसका क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, हमारे डिफरेंट लेजिस्लेचर्स के क्या रोल्स है, एग्जीक्यूटिव्स के क्या रोल है, जुडिशियल का क्या रोल है, फिर उसके बाद लिखा हमारे पास क्या क्या राइट्स है। ये जितनी चीज़ें हैं, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हमारे कंट्री को रन करने के लिए उस बुक का हेल्प लिया जाता है, ठीक है? ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरल नहीं है, मतलब बोल दिया करके ऐसा नहीं है, रिटन लिखा हुआ है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप गूगल पे देखेंगे या आपको मौका मिले तो प्लीज हैव अ लुक ऑफ इट, ठीक है? इट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट थ्रू द टर्म ऑफ फेडरलिज्म। हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब यूनियन स्टेट्स अपनी पावर्स डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल ही सुप्रीम है, स्टेट्स की कुछ पावर नहीं है, नहीं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है?
दिस हैज डन नॉट ओनली बाय द पर्सन बट ऑल्सो ग्रुप अराउंड 300 पीपल। देखिए ऐसा नहीं था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एक दिन में बन गया या 3-4 लोगों ने बना लिया। It have more than 300 peoples and it take almost more than 2 years, 11 months and something like days. So इनको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है। सोचिए आप, जहाँ 2 साल किसी चीज को बनाने में लग रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज वेरी इन डेप्थ नॉलेज। दैट पर्सन, दोज पर्सन हु आर मेकिंग दीज कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर सो एजुकेटेड, दे आर सो ब्रिलियंट लाइक दैट। ओके, उनमें से वन नेम इज दैट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो उसमें इतनी चीजों, क्योंकि उन्होंने सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ा, ठीक है, उनमें से फिर पिकअप किए पॉइंट्स, दे पिक अप द पॉइंट्स दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री, दैट इज सूट्स फॉर आवर कंट्री, दैट सूट्स फॉर आवर पीपल्स, जो हमारी डाइवर्सिटी को कैटर कर पाए। सो उन पॉइंट्स को पिक किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमारी कंट्री ने बोरो किए, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया। प्रीएम्बल कहाँ से बोरो किए, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बोरो की, रशिया से बोरो की। मतलब हर चीज को हमने कहीं ना कहीं से बोरो किया है, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे, मैंने बताया ना, वो जितने 300 लोग थे, उन्होंने हर चीज को बहुत इन डेप्थ, डू इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड पिक थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट सूट फॉर आवर कंट्री, ठीक है, ये चीजें। ओके, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनाएगी बिटवीन दिसंबर 1946 में एंड नवंबर, देखिए नवंबर 26 नवंबर 1949 को बन के वो रेडी हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हो कि 46 में शुरू किया, 49 में वो जाके बन के रेडी हुआ, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 26 जनवरी 19। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो मैंने अभी बोला, मैं भूल गई थी कि 18 डेज मैं आई फॉरगेट द डेज। सो इट टेक्स 2 years 11 months and 18 days is almost 3 years to make a constitution। जो देखो, जिनको 2-3 साल लग गए बनाने में और हमें पढ़ने में तकलीफ होती है कि देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वी कैन read it, how we can remember it। so remember those people who made it for us, which is, तो हमें तो उनको पढ़ना, इट इज वेरी कंपल्सरी, ठीक है। नहीं भी पता तो मेन चीजें तो पता होनी चाहिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ बेसिक रूल्स विच स्टेट एज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वर्क, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को कैसे काम करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। इट ऑल्सो असाइन फंक्शन टू वेरियस आर्म ऑफ गवर्नमेंट, दस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग विद देयर गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को किस तरीके से क्या चीजें, देखिए ये फोटो भी बनी हुई है, देखिए, दिख रही है ना। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको दिख रहा होगा। वी कैन यूज द पिंक कलर ऑल्सो। ओके, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सबसे पहले एरिस्टोटल, इन्होंने क्या बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे ऑफ लाइफ दैट द स्टेट चूजन टू इटसेल्फ, ठीक है। स्टेट्स चूज करते हैं कि कैसा वो पसंद करते हैं, कैसा वो चाहते हैं, ठीक है। जॉन अस्टिन ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट विच फिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी गई थी। लीकॉक ने बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, उन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों, ऐसा क्या चीज हो गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना गया, ठीक है, कोई तो वजह रही होगी ना। द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इन न्यूमरस वे, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डिस्पॉइट, ठीक है, एक तरफा नहीं होता, डिस्पॉइट, डिस्प्यूट्स, मतलब गवर्नमेंट को एक फेयर चीज को अगर लेके आना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का एक सॉल्यूशन के साथ चीजें बताई हुई है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो स्टेट दैट नॉर्म्स एज हाउ द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इटसेल्फ, उसके नॉर्म्स भी बताए कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट,
इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कंपोज एंड हाउ इट फंक्शन। कंपोज, हमने बहुत सारे कंपोजिशन देखे थे, है ना, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कैसे कंपोजिशंस, उसमें कौन लोग हैं, हाई कोर्ट्स में क्या लोग हैं, तो उनके कंपोजिशंस, उनके फंक्शन, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ पॉइंट, इट स्टेट द राइट ऑफ सिटीजन एंड हाउ दे वुड बी एक्सरसाइज। ठीक है, राइट्स के बारे में भी बताया, सिटीजन के राइट्स के बारे में भी इसमें बताया है। फिफ्थ पॉइंट, it prescribes the relationship between organs of government and defines clear the scope of their activities। ठीक है, उनके relationships बता रखे हैं, अलग अलग organ के साथ क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जरूरत पड़ी। लेट्स मूव ऑन द अनदर पॉइंट, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है? नीड पर्पस इज द सेम वन। ठीक है, थोड़ी चीजें चेंज होगी बट कहने का तात्पर्य एक ही है। ठीक है, फर्स्ट, it lays are certain ideas that form the basic of kind of country that we are citizen inspired to live in or out, but another way a constitution tell us what the fundamental nature और सोसाइटी इज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारी कंट्री का नेचर कैसा है, हमारा डेमोक्रेटिक है, सॉरी फॉर दैट, डेमोक्रेटिक है या किस तरीके का नेचर है हमारे, तो वो हमें बताता है। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आ रही है या नॉमिनेट, मतलब किस तरीके से पीपल्स के द्वारा चुना गया है, या जो पहले से चल रहा है, जैसे पहले होता है ना राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर राजा, मतलब कोई इलेक्शन नहीं, लोग कुछ नहीं ऐसे, बट हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करते हैं, इसमें लोग जिनको चाहे, जिनको वोट देते हैं वही लीडर्स के तौर पे बनते हैं। ठीक है, तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के बारे में। ठीक है, समझ आ रही है क्लास ना? ओके, a constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as a basis of the way in which they want a country to govern। ठीक है, जैसा कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को बताता है। ठीक है, दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे बिलीव द कंट्री शुड बी। ठीक है, एक आइडियाज पे बेस है कि कंट्री किस बेसिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलेगी। ठीक है, उसमें किसकी सुनी जाएगी, लोगों की, लीडर्स की, या जो एक सुप्रीम हेड है उनकी। ठीक है, हमारी देखिए हमें इतनी अच्छी राइट्स मिली हुई है ना कि वी कैन, हम अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं, बट बाकी ऐसी आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें जिस सरकार ने जो डिसीजन दे दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बट हम एक इंडिया कंट्री में है कि वी कैन चैलेंज इन डिफरेंट कोर्ट्स। हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, हम रैलीज निकाल सकते हैं, हम सरकार को अपनी बात डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रख सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो इंडिया में है। सो वी हैव टू बी फील वेरी ब्लेस्ड दैट वी बोर्न इन अ कंट्री लाइक India. Okay, in a democratic society the constitution often lay down the rules that guard against the misuse of power by our political leader। देखिए misuse of power हो रही है कहीं पे, तो constitution भी लिखा है अगर misuse of power होगी तो क्या करना चाहिए, वो मेंशन है उसमें। ठीक है, The Indian Constitution guaranteeing the rights of equality to all person and says that no citizen can be discriminated against on the ground of discrimination। किसमें था? आर्टिकल नंबर 15। We already discussed in the fundamental rights that no person can be discriminated according to their caste, gender, place of birth। किसी भी इस चीज को लेके उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि वो कहाँ से आता है, कौन सी कास्ट का है, कौन से बैकग्राउंड का है। अगर कोई ऐसा करता है तो यू कैन फाइल अ केस बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो सीधा आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ इक्वालिटी हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में थी, हमने पढ़ा था 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने 6 राइट्स पूरी देखी थी। Another important function is that a constitution play a democracy to ensure the dominance group does not use the power against the other less powerful people in the group। dominance नहीं हो कि जो majority लोग हैं उनकी dominance हो रही है as compared to जो थोड़े कम पावरफुल, ऐसे पावर के बीच में disputes ना हो,
ये चीजों को भी देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट मेजोरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। देखिए ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी माइनॉरिटीज को कहीं ऐसा ना हो कि एक्सक्लूड कर दिया गया है किसी चीज से, एक्सक्लूड मतलब उनको हटा दिया गया है, ऐसा ना हो, ठीक है। दैट इज बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, ऐसा ना हो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल ने किसी चीज में माइनॉरिटीज को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो वही मैं कह रही हूँ ना, किसी भी चीज का कोई चीज नहीं हो रहा है, किसी चीज का रिजल्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हर चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड बी एडवर्स इफेक्ट। देखिए जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है ना, तो वो भी लिखा हुआ है, ऑन अ लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स, ठीक है। वी नो दैट विदाउट लॉ नो सोसाइटी कैन बी रन पीसफुली। लॉ के बगैर कोई भी सोसाइटी पीसफुली रन नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रन अ कंट्री with have diverse number of peoples are there. So rules and regulation is very compulsory to run a government, to run a country. Okay, so rules and regulation is important. So that's why it is mentioned in the Constitution of India that these are the rules that the people should follow and respect also. Okay, in a democracy country, rules are made on the will of a people. लोगों के हित में, लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बेनिफिट्स के लिए हो। A good constitution does not allow these victims to change their basic structure, ठीक है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल नंबर आई थिंक है 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए वो आर्टिकल दिया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं बाय द स्पेशल मेजोरिटी, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते, ठीक है। आप कुछ चीजों को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। नीड ऑफ लॉ, लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, कानून की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ेगी, है ना। देखते, वी ऑलरेडी लर्न नो सोसाइटी कैन बी फंक्शन इन ऑर्डिनरी मैनर विदाउट लॉ डायरेक्ट सिटीजन एक्शन अलोंग द सैंक्शन चैनल्स, ठीक है। James Madison has rightly put a need of law in a single sentences. If a man were angels, no government would be necessary. But man is no angel, ठीक है। अगर कोई मैन एंजल होती है, एंजल मतलब जो वो जैसा चाहे वैसा चल जाएगा, एंजल परी टाइप की होती है ना, बट हम लोग एंजल परी तो नहीं है कि अगर कोई चीज कहीं खराब हो रही है तो एंजल आके ठीक कर देगी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट द एंजल वन। सो बट मैन इज नॉट एंजल, ही इज ओनली अ ह्यूमन एंड फेबिबल which is only a law is needed to restrain। हमें लॉ चाहिए होगा, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी तो उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। मिसयूज होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें हर चीज का रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होंगे, ठीक है। इन एडिशनली इनइक्वालिटी सोसाइटी लाइक इंडिया इज प्लस्ड बाय सोशल इविल्स। हमारे यहाँ पे सोशल इविल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। फोर्टिसाइड्स, डाउरी, अल्कोहलिज्म, ठीक है। तो ये जो इतने जो सोशल इविल्स जो चल रहे हैं सोसाइटीज में, ठीक है, इनको देखते हुए हमें कानून की तो जरूरत पड़ेगी ना। कानून नहीं होंगे तो बेचारे जिनकी कोई गलतियां ही नहीं है वो लोग सफर करते जाएंगे, स्पेशली फीमेल्स। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल्स, मेल्स ऑल्सो, ठीक है। सो वी द कानून लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। डाउरी, दहेज प्रथा क्या होता था, शादियों के टाइम पे गर्ल को बोल दिया जाता था कि यू हैव टू गिव दीज गिफ्ट्स, ठीक है। वो गिफ्ट्स का नाम ले लिया जाता था कि आपको ये गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही होता था डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के। शादी के टाइम पे जो लड़की है, लड़की के पेरेंट्स से डिमांड की जाती थी, फोर्स किया जाता उनका कि यू हैव टू गिव दिस ऑल द लग्जरी आइटम्स टू योर डॉटर, ठीक है, एज अ गिफ्ट। बट एज अ गिफ्ट नहीं होता था, वो लोग वो खुद यूज करते थे। बट उसके चलते क्या होने लग गया, बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड्स करने लगे बिकॉज देयर फैमिली इज नो फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन गिव ऑल दीज लग्जरी आइटम्स टू दैट पर्सन और अदर जो जिनके साथ उनकी मैरिज हो रही है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे कैन गिव। तो क्या होता था, पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा टेंशन, डॉटर को पूरा सुनना पड़ता था, बहुत सारे वायलेंस हुए, ये हुए। फिर हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बना, जिससे अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसका केस फाइल करिए, उनके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। और उठानी भी चाहिए। इन लोगों को ऐसा जो करते हैं यू हैव टू डू। देखिए आप ये सब पढ़ेंगे, आपको ये सब चीजों के बारे में पता होगा, देन ओनली कैन यू कैन डू। अगर आपके आसपास कभी ऐसा होता है तो आप कर पाएंगे कैसे, जब आपको ये चीजें पता होगी। कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में, कब आया था, 1961 में, उसमें लिखा था अगर ऐसा होता है यू कैन गो टू द कोर्ट, है ना।
डाउरी इज अ मनी और गिफ्ट गिवन टू अ ग्रूम बाय हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, लड़के को दिया जाता था लड़की की फैमिली की तरफ से, ठीक है, मैरिज के टाइम पे या पहले मैरिज से, ठीक है। एंड ऑफ्टन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर मैरिज। देखिए ऐसा नहीं कि मैरिज के टाइम पे, मैरिज के बाद भी वो लोग डिमांड्स किया करते थे कि वी हैव दिस, गिव मी लाइक दैट। अब कभी नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स होने लग गए, कि इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारी फीमेल्स को क्योंकि वो उनकी विशेस फुलफिल नहीं कर पा रहे थे तो उनको अपनी जान देनी पड़ रही थी। द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स रिजल्ट फिजिकल और मेंटल ट्रोमा। उनको क्या होने लग गया, अगर वो फीमेल थी तो अगर वो ये सारे गिफ्ट्स नहीं दे पा रही थी एज अ डाउरी, तो वो लोगों को क्या होने लग गया, बहुत सारा फिजिकल और मेंटल प्रेशर होने लग गया, ठीक है। ऑल थ्रू प्लेइंग अ एक्सेप्टेंस डाउरी हैज इनलीगल, हमारे इंडिया में इनलीगल है, नहीं कोई कर सकता। इंडिया इज मोर देन 40 years द अपोजिशन कस्टम स्टिल परसिस्ट, आज भी है, आज भी आप देखेंगे गांव में ऐसा चीजें हो रही होती है, जो कि अभी काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियली एस्टिमेट शोज दैट एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7,000 वुमेन्स आर किल्ड बाय स्पॉन्स। देखिए 7,000 फीमेल्स को मार दिया जाता है, क्योंकि वाई शी कैन नॉट पे। इसलिए बोलते हैं कि आज के टाइम पे वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा ना तो क्या आजकल की सोसाइटी की थोड़ी मेंटेलिटी, थोड़ा एजुकेशन मिलेगी ना लोगों को, तो कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, और आप ही लोग हो जो ये सब चेंजेस ला सकते हैं। To curb the practice of dowry system, the government has passed Dowry Prohibition Act 1961. I'm sorry for that. This act prohibited giving and taking dowry, ठीक है, prohibit कर रहा है, आपने लेना भी नहीं है ना देना है, ऐसा नहीं कि आप ले रहे हो, दे भी रहे हो तो भी आप भाई गलत काम कर रहे हो, ना देना ना लेना, ठीक है, ओके। This act prohibit giving and taking. According to the act, anyone caught giving or taking dowry is liable for both imprisonment, हो सकती है भाई उसको, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई है। नेक्स्ट डाउरी के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ये क्या होता है कि ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत होता है इंडिया में, इनफैक्ट मैं कहूँ आज के टाइम पे भी होता है। क्या होता है, वुमेन्स जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके सोनोग्राफी करके वो चेक करते हैं कि वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। अगर गर्ल है तो उसी टाइम जब वो पेट में होती है, ठीक है, इन्फेंट स्टेज में होती है, ठीक है, तो उनको उसी टाइम मार दिया जाता है। दैट इज वेरी बैड। आपने बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी टीवीज में देखा होगा कि होता है, और आज भी होता है, इसलिए ये चीजों को बैन कर दिया गया कि आज के टाइम पे क्या है, आप हॉस्पिटल्स में जाके यू कैन नॉट चेक द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि क्या वो गर्ल है या फिर बॉय है, ऐसे हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड हैज कॉमन प्रैक्टिस, क्या है ये, बहुत सारी कॉमन प्रैक्टिस, मतलब ये बहुत हो रहा है, ठीक है, पहले से होता आ रहा है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज स्टिल रिगार्डेड एज बैड, है ना, देखो गर्ल का बर्थ के लिए क्या बोल दिया जाता है, बुरी चीज है ये। मैंने आज तक भी देखा है लोगों को कि गर्ल का बर्थ में इतनी खुशी नहीं होती जितनी बॉय के बर्थ में खुशी होती है। वाई वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय, वी बोथ आर सिमिलर, है ना, वी कैन हैव बोथ हैव mentally strong, physically strong, emotionally strong, so why we discriminate between them, ठीक है। आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी बैड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इन द इंडिया सेक्स रेशियो। देखिए आप सेक्स रेशियो देखिए, 2001 में सेंसस के अकॉर्डिंग 927 फीमेल थी पर 1000 मेल पे। एज ग्रुप कितना लिखा है, 0 से 6 साल के, ठीक है, अगेंस्ट 943 फीमेल थी 1991 में। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना, कि कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला एक्ट लेके आया गया और इस एक्ट को बनाया गया ताकि हम फीमेल्स को बचा सकें, ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। ओके, लेट्स मूव ऑन द अदर टॉपिक, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉ हैज प्रूवन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स के लिए हमें लॉ की बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर हमें सोसाइटी में चेंज चाहिए तो यू हैव टू बी लॉ चाहिए। However, law alone cannot curb social evils, लॉ ही सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों में जागरूकता भी बहुत जरूरी है कि ये चीज करोगे तो ये हो सकता है। और लॉ विच अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसको पूरा का पूरा कैंसल आउट कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द एपिक्स बॉडी, हेड है। Thus, rule of law will always prevail. The rule of law implies that no one
इज अबव विद द लॉ। देखिए लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, कानून सबके लिए बराबर है, कानून का हाथ सबके लिए बराबर है। ओके, लेट्स मूव ऑन द अदर टॉपिक, दैट इज की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स क्या है? अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑटोटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट। देखिए पहले क्या रूल होता है? ब्रिटिश रूल था, उसमें ऐसी इतनी फ्रीडम ऑफ चीजें हमें नहीं मिली थी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। ठीक है, इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, व्हाट रिमाइंड इज दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या क्या चीजें मेन फीचर्स के थ्रू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म, दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ना, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, अलग अलग सबकी अपनी अपनी पावर है, स्टेट सेंटर के बीच में है ना, देयर इज नॉट एक कोई किसी चीज किसी का बहुत डोमिनेंस हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन इंडिया वी आर गवर्नमेंट एज अ स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट्स है, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है सिर्फ सेंटर की चल रही है, स्टेट्स अपने उनका अपना एक अलग हेमिस्फीयर दे रखा है जिसमें वो अपने लॉ बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं चीजों को। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मर्ली अगेंस्ट द फेडरल the states are not merely agents of federal government but draw the authority from the constitution as well. All persons in India are governed by the law and policy made by each level of government. ठीक है, ये सारी चीजों को कि इन चीजों को देखते हुए हमें बनाना है। तो फेडरलिज्म पता चल गया ना कि एवरी फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी अलग अलग पावर्स है उनके पास। Then has second point is socialism. Socialism में क्या है? Socialism means that the physical resources of our country, हमारे कंट्री की जो फिजिकल रिसोर्सेज है सब्जेक्ट टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए। सोशल मतलब सोसाइटी, हमारे यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज है इज फॉर द सोसाइटी नीड्स, है ना, और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोई सुपीरियर है जिनके पास ज्यादा पावर है उनको सारी चीजें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक नीड्स वेजिटेबल्स है, ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है या कुछ बड़े जिनके पास ज्यादा पावर है वो अपना सारा होल्ड करके रख ले उसको। ठीक है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे पूरी सोसाइटी में, वो कहता है सेकुलरिज्म। क्लियर हुआ सेकुलरिज्म मतलब? थर्ड पॉइंट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता है? नहीं पता? देखते हैं। इंडिया हैज ऑप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, नॉट ओनली द प्रेसिडेंटिव सिस्टम। प्रेसिडेंटिव सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलर हाउस। देखिए यहाँ पे लोगों के द्वारा चुन के लाया जाता है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, ठीक है, जो आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें कौन वोट डालता है? हम जैसे लोग वोट डालते हैं, हम जैसे चूज करते हैं। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल फॉर द पीपल टू। द डिफरेंट ट्रायल्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटिंग यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेजाइल। देखिए ये हमें देखते हैं, ये तो सबको पता है ना कि हम 18 ईयर्स के ऊपर आएंगे तो हम वोट दे सकते हैं, पता है ना सबको। ठीक है, चाहे हम किसी भी कास्ट से हो, रिलीजियस से हो, कोई मैटर नहीं है, आप इस एज से अबव हो, यू कैन एबल टू गिव वोट। फोर्थ पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हो? पावर को सेपरेट करना। ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ अ स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ये पावर सबकी डिवाइडेड है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हमने पढ़ा था। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो देख रहा नहीं करता है कि हाँ हमने जो लॉ बनाया है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, अगर उसका कहीं मिस या फिर कुछ गलत हो रहा है तो वी कैन गो फॉर जुडिशियल। द लेजिस्लेटिव रेफर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। द एग्जीक्यूटिव इज ये जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूट इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ। उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूट का काम। ठीक है, द जुडिशियली रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो कोर्ट्स है वो जुडिशियल में आ गए सारे। ठीक है, वो देखते हैं हमारी कंट्री के रूल रेगुलेशन ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थ्रू ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक, एक दूसरे पे चेक भी करते हैं कि हाँ ये काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिफ्थ पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमने बहुत अच्छे से बताया। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट रेफर टू द कंसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कोई भी गलत काम होता है। और एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बताया था, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, और वो जो राइट्स उसमें लिखे गए हैं ना बहुत बेनिफिट है फॉर द इंडिविजुअल के लिए। सेकुलरिज्म।
सेकुलरिज्म मतलब जो मैंने आपको डिस्कस कर रही हूँ, सेकुलरिज्म मतलब होता है कोई एक रिलीजियस को प्रायोरिटी नहीं दी जाए, कि कोई ऐसा चीज हो जिसमें आप एक रिलीजियस को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि हमारा डाइवर्स कंट्री है, हम किसी एक रिलीजियस को बिल्कुल एकदम अप नहीं कर सकते है ना, वी हैव टू मूव विद अदर्स ऑल्सो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लिव इन द रिलीजियस बाय द रिलीजियस बिलीफ। देखिए आप अपने रिलीजियस बिलीफ के थ्रू आप कर सकते हो, आपको जैसा पहनना है अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो। कोई गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आपने ये, अगर सिख है तो उसने पगड़ी क्यों पहनी है, उनके रिलीजियस बिलीफ में है, कड़ा क्यों पहना है, आप पहनो जो मर्जी करो, पर आप फोर्सफुली किसी को अपना रिलीजियस फॉलो करने के लिए नहीं बोल सकते, फोर्सफुली कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते। आप अपने रिलीजियस को जिस भी तरीके से आप फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो इट, बट यू कैन नॉट कंपल्स दैट अदर पर्सन और दैट अदर पीपल कि अब मैं फॉलो करो, हमें मानो, या इस तरीके से, या अपना रिलीजियस कन्वर्ट करो, ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते। इन द कीपिंग द माइंड द रिलीजियस फ्रीडम इज फॉर इंडिया ऑफ द स्ट्रेटजी सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। देखिए स्टेट और रिलीजियस इज डिफरेंट, ठीक है, यही सेकुलरिज्म कहता है कि किसी एक रिलीजियस को प्रायोरिटी नहीं देता, सारे रिलीजियस इज इक्वल इन द आई ऑफ अ लॉ। सेवेंथ पॉइंट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एक लोकतांत्रिक शासन के बारे में बात। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज डेमोक्रेटिक स्टेट, इट मीन द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट रेस्ट विद इन द सेक्शन ऑफ द पीपल। हम लोगों के द्वारा, हम पे पावर है गवर्नमेंट को रन करने की। सो दिस इज अ डेमोक्रेसी, यहाँ लोगों की चल रही है, लोग अपनी बात कर रहे हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, दैट इज द डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी नॉट मेरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी है। आप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा डेमोक्रेसी। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? इक्वल। इक्वालिटी मीन इक्वल से आप समझ सकते हैं कि वी आर इक्वल, whether we are girl or a boy, men or a woman, we are equal. The constitution refer to the equality of opportunity. देखिए equality of opportunity means whether you are a girl or a boy। आजकल देख रहे हो ना, पहले क्या होता था, लोग डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में लड़कियों को नहीं भेजते थे, उनके लिए कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे आप फाइटर जेट से लेके डॉक्टर से लेके हर फील्ड में वुमेन्स आर देयर, सो गवर्नमेंट्स ऑल्सो ओपन देयर डोर्स फॉर द वुमेन्स टू एंटर। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ट्रेनिंग्स होते हैं, डिफरेंट ऐसे होते थे पहले, उनमें नहीं लिया जाता था उनको कि वो बहुत, उसमें बहुत फिजिकल स्टैमिना चाहिए, ये चाहिए, बट आज के टाइम पे वुमेन्स आर एवरीवेयर इन एवरी फील्ड एंड दे कंट्रीब्यूट देयर 110% इन इट। So that's why it is very important that we can give opportunity to everyone, whether it is belong to any caste, any religious, any gender or any category. The equality statute means that every individual equal member of the society and rest of the member, ठीक है, हम सब equal है, ये बताता है equality। लिबर्टी, फ्रीडम से रिलेटेड समझ लो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असर्ट्स द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीव, वर्कशिप, फ्रीडम है, हमारे पास आज़ादी है, हम क्या धर्म फॉलो करें, हम क्या, हमारे थॉट्स हैं, ठीक है। इसमें किसी ने वो नहीं लगा रखा कि आप इतना सोच सकते हो या आपके बिलीफ ये ऐसे, आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 19, 25, 26 एंड 28 कहता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। 10th point is the preamble. This is the preamble. It is a structure, एक structure बताया। The preamble of the constitution is the part of constitution. The important of literary preamble has been printed out। देखिए हमारा preamble है, ये आपको याद भी होना चाहिए, इसमें important चीजें देखिए ऐड किया हुआ है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। जस्टिस, ये जो मैंने हाईलाइट्स किए ना, लिबर्टी, ये पूछा जाता है, इक्वालिटी, ये फ्रेटर्निटी और सॉल्वेनिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में लिखा है। प्रीएम्बल कहाँ से लिया था हमने? यूएसए से लिया था, ठीक है। इसमें यही है, सोशलिस्ट जो हमने पढ़ा सोसाइटी के लिए, सेकुलर मतलब कोई धर्म को फॉलो रहे, डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुना हुआ, रिपब्लिक जस्टिस देना सबको, जस्टिस किस किस वे में, चाहे सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय देने की बात हो रही है। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स उसको थॉट एक्सप्रेशन की आज़ादी है, जो हमने देखा। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स किसी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करो, दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इट इज 26 डे ऑफ, देखिए ये मैंने आपको बताया ना, इस तारीख को बन के रेडी हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारे प्रीएम्बल में एक छोटा सा क्लिप्स दे रखा है कि क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है।
सो ये चैप्टर था हमारा इजी सा, पीजी सा और अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बनाने की क्या क्या ज़रूरत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, उसमें लॉ, फिर डाउरी लॉ को देखा था, बहुत सारे लॉज को देखा। फिर हमने एक एक चीज़ देखी कि सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है, सोशलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें देखी। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया हो, इंटरेस्ट आया हो और अच्छा लगा हो। कोई डाउट ऑफ कोर्स नहीं होगा, एक एक चीज बड़े मजे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने। सो आप लोगों को अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।